करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोड बैलेंसर। ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि कुछ लोड बैलेंस करेगा। तो तो AWS में सर्विस होती है, जैसे मान लो कोई भी एप्लीकेशन है। ठीक है। कोई भी ऐप है। ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, है कि नहीं। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो यूज़र का जो ट्रैफिक है, जैसे मान लो कि एक हम लोग यूज़र है। ठीक है। यूज़र है। तो 100 सर्वर एक एप्लीकेशन, जैसे मान लो कि www.example.com है। www.example.com जब हम लोग ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट जाता है। तो सेम एप्लीकेशन क्या रहता है, मल्टीपल सर्वर्स पे हमारा रहता है, ताकि क्या होता है कि मान लो कि एक सर्वर का लोड कैपेसिटी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 1000 रिक्वेस्ट या 100 रिक्वेस्ट एक सर्वर मैनेज कर सकता है। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। तो मान लो कि हमारा जो ट्रैफिक है वो 3000 या 250, 250 लाइक 2500 लगभग ट्रैफिक आता है। ठीक है। पर सेकेंड, तो इतना ट्रैफिक को मैनेज करना है। ठीक है। तो इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मान लो कि एक सर्वर से तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर लेते हैं, है ना। ऐप वन, ऐप टू, ऐप थ्री, ऐसे मल्टीपल सर्वर लेते हैं। तो हमारा जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये इस पे आता है। और मान लो कि एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया, एक बार इस पे आया। तो मान लो कि यहाँ पे 1000 जो है, 1000 रिक्वेस्ट, 1000 लोगों का ट्रैफिक इस ये सर्वर मैनेज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कि अब 1100 ट्रैफिक हो गया। तो 1100 ट्रैफिक हो गया, तो अब क्या होगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा, या फिर सर्वर मतलब जो रेस्ट 100% है उनको रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा, साइट एक्सेस होगा ही नहीं, साइट कांट रीचेबल या कुछ भी ऐसा एरर दिखा सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दूसरा सर्वर है उसको लगा देंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रैफिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या है कि या फिर मान लो कि ये सर्वर चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गया, मान लो कि इसमें कुछ एरर आ गया या समथिंग कुछ ऐसा आ गया। तो क्या है कि ट्रैफिक फिर क्या होगा कि अब इस पे लोड आने लगेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि एक सर्वर है, उससे हम लोग मैनेज कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वेबसाइट डाउन हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा सर्वर जो है उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये सर्वर मैनेज कर लेगा। तो ऐसे करके हाई अवेलेबिलिटी बनाने के लिए, मतलब हमारा सर्वर मैक्सिमम टाइम अप रहे। ठीक है। हमारा वेबसाइट मैक्सिमम टाइम अप रहे, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल सर्वर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सेम कंटेंट इसमें भी डाल देते हैं, सेम कंटेंट इसमें भी, सेम कंटेंट इसमें भी। तो कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एक में कोई प्रॉब्लम आया, तो फिर दूसरा उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है। दूसरे में कुछ प्रॉब्लम आया, तीसरा मैनेज कर लेगा। ठीक है। इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हेल्थ बेसिस पे होता है। ठीक है। तो ये तीनों सर्वर का ट्रैफिक कौन मैनेज करता है, लोड बैलेंसर मैनेज करता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटेलिजेंस क्या इसका है कि पहले ये हर सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हेल्दी है कि नहीं। यदि रिस्पॉन्स उसको मिलता है, तो क्या करता है, यूज़र के ट्रैफिक उस पर भेज देता है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, राउंड रॉबिन प्रोसेस से होता है। ठीक है। एक बार सर्वर इसको जाएगा, एक बार ये रिक्वेस्ट इसको जाएगा, पहली बार ट्रैफिक आएगा। ठीक है। पहला बार रिक्वेस्ट आएगा, इस पे सेंड कर दिया वन पे। फिर दूसरा बार रिक्वेस्ट आएगा, इस पे भी सेंड कर सकता है, इस पे भी सेंड कर सकता है, जो मतलब किसी पे भी सेंड कर सकता है राउंड रॉबिन प्रोसेस से। बट हेल्थ चेक करके, यदि मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इस पे नहीं सेंड करेगा, ये हमेशा इस पे, ताकि यूज़र को डाउन टाइम
फील ना हो, ठीक है। यूज़र को डाउन टाइम टाइप मिले ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, तो यूज़र को डाउन टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हाई अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और हम लोग एक पढ़े थे ना कि जैसे मान लो कि हम लोग एक हाई अवेलेबिलिटी बनाने के लिए हम लोग एजी वन में डिप्लॉय करते हैं, फिर एक एजी टू में, ठीक है, एजी टू में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे लोड बैलेंसर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। लोड बैलेंसर लगा दिए, तो हम लोग पढ़े थे ना, जब हम लोग का रिक्वेस्ट आएगा, तो मान लो कि एजी वन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि एजी वन में कुछ प्रॉब्लम आ गया यहाँ के डेटा सेंटर में, तो क्या होगा कि हमारा रिक्वेस्ट जो पहले ऐसे ऐसे करके था, ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेट करके था कि हमारा एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन है, तो सेम रेप्लिका एक एजी वन में एक एजी टू में डाल दिए। तो मान लो एजी वन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, एजी टू में। तो इससे ये क्या मेंटेन करेगा, हाई अवेलेबिलिटी, है ना, एच ए, सॉरी, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करेगा। तो इसको जो मेंटेन करने का जो काम है वो लोड बैलेंसर ही करेगा, ठीक है। हेल्थ बेसिस पे यदि मान लो कि इसको हेल्थ आएगा, मतलब अनहेल्दी आएगा, ये वाला सर्वर से रिस्पॉन्स अनहेल्दी आएगा, तो ये आराम से इस पे भेज सेंड करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए हमको कोई मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही ये प्रॉब्लम यूज़र को कोई वेबसाइट डाउन या फिर कुछ का भी फील होगा, ना ही यहाँ पे हम लोग इंजीनियर है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जो मॉनिटरिंग है उससे हम लोगों को अलर्ट मिल जाएगा कि ये सर्वर डाउन है, तो हम लोग देखेंगे क्या है, नहीं है, क्या करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न है लोड बैलेंसर में? तो बेसिक टर्म में होता है कि इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अमॉन्ग मल्टीपल सर्वर्स टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। सभी को क्लियर है? हाँ, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डिफिनेशन दिया हुआ है, द इलास्टिक लोड बैलेंसर automatically distribute incoming application traffic across multiple target to ensure no single resource overwhelm. This distribution occurs within this single availability zone or across multiple availability zone, है ना। तो ये क्या करता है, इनकमिंग जो ट्रैफिक है, एप्लीकेशन ट्रैफिक, उसको मल्टीपल टारगेट पे सेंड करता है, इंस्टेड ऑफ लाइक एक ही रिसोर्स पे मल्टीपल सभी ट्रैफिक सेंड करने के वजह पे, ठीक है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिंगल एजी के अंदर भी करते हैं और मल्टीपल एजी के अंदर भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे है कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होता है, इंस्टांस बेसिस पे भी होता है। इंस्टांस मतलब क्या, सर्वर। आप EC2 बेस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कंटेनर बेस पे भी ट्रैफिक ट्रांसफ़र कर सकते हो, आईपी बेस पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो कि आप लोड बैलेंसर AWS का यूज़ करना चाहते हो, बट आपका जो सर्वर है वो क्या है, ऑन प्रीम में है, ठीक है। तो ऑन प्रीम सब, मान लो कि ऑन प्रीम का भी सर्वर पे ट्रैफिक सेंड करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको कैसे सेटअप करना पड़ेगा, मान लो कि ALB1 है, ये आपका मेन ए है, ठीक है। और जैसे होता है ना हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हाइब्रिड इन्वायरमेंट, तो देखो ये क्या है कि आपका लोड बैलेंसर वन है, ठीक है। इससे क्या है कि यहाँ से क्लाउड रिसोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड रिसोर्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऑन प्राइम का भी कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लोड बैलेंसर ALB डिप्लॉय कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, अब यहाँ पे ऑन प्रीम पे हम अपना ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, क्लियर। तो और फिर
जैसे हमारा सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए लैम्डा फंक्शन पे भी हम लोग लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। वर्चुअल अप्लायंस कुछ है तो उस पे भी लोड बैलेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा लोड बैलेंसर का ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो कोर कैपेबिलिटी क्या है? लोड बैलेंसर हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग करता है, ठीक है। और जस्ट थ्रू चेंज इंस्टेंट, मतलब ट्रैफिक में इंस्टेंट चेंज होने पे वो ट्रैफिक को खुद से ही ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करता है। रोबस्ट सिक्योरिटी इस लेवल पे भी मतलब यहाँ पे करते हैं, तो सबनेट लेवल पे एक और सिक्योरिटी वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो हम लोग क्लाउड वॉच के थ्रू इसका भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन रोशन, का। एक एक क्वेश्चन है। हम्म। हम अगर लोड बैलेंसिंग अब ये कर रहे हैं, तो अगर मान के चलो हमारे पास 10 ये इंस्टांस हमने सर्वर क्रिएट किए हुए हैं, तो वो हम्म। दसों को, क्योंकि हम अगर ये लोड बैलेंसिंग रूल लगा रहे हैं फॉर नेटवर्क के लिए, तो हम्म। हमारा तो सिंगल सिंगल आईपी ही इसमें वर्क करेगा ना। नहीं, यहाँ पे आपका जो कनेक्टिविटी होता है वो इंड पॉइंट बेसिस पे, लोड बैलेंसर जो है वो अपना इंड पॉइंट प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो, देखो कि यहाँ पे जैसे ये लोड बैलेंसर है, ठीक है, लोड बैलेंसर है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल रहे हो 10 रिसोर्स है कि नहीं? मल्टीपल रिसोर्सेस है, 1 2 3 4 5 7 रिसोर्स है। तो ये मल्टीपल आईपी, ये हर रिसोर्स का एक इंडिविजुअल आईपी होगा, है नहीं कि नहीं, नहीं? रिसोर्स की आईपी नहीं कह रहा हूँ हम्म। मैं। लोड बैलेंसर की आईपी की बात कर रहा हूँ। वो तो हाँ पार्टिकुलर एक एक आईपी वो जनरेट करेगा, जिसको हम हाँ लोग फ्रंट एंड आईपी वगैरह भी तो बोल सकते हैं ना, कि हाँ, ये फ्रंट एंड इंड आईपी। पॉइंट, हाँ इंड हाँ पॉइंट आईपी होगा, हाँ हाँ ठीक है। ये इंड पॉइंट डीएनएस आईपी डीएनएस होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ इसी डीएनएस को आप आईपी के रूप में भी ले सकते हो। और मतलब यहाँ पे डीएनएस नेम प्रोवाइड करेगा ए रिकॉर्ड, और ए रिकॉर्ड को रिजॉल्व करोगे तो आपको एक आईपी मिलेगा, तो उसको फिर हम लोग फर्दर कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये हमारा एक फ्रंट एंड आईपी रहेगा, जिसके थ्रू हम हम्म। मल्टीपल रिसोर्सेज को हाँ, हाँ, कनेक्ट कर ये सकते हैं। ये यही 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 चीज को ये करना था। हम्म। और ये जो है यहाँ पे जो हेल्थ चेक रहेगा वो अपने खुद से ही ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मल्टीपल रिसोर्सेज पे, हाँ, वो ठीक है। हेल्थ चेक। ठीक है। तो यही है, और कोई क्वेरी यहाँ पे? चलें तो मूव करते हैं आगे। तो लोड बैलेंसर का टाइप है ये सब। तो टोटल 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं एडब्ल्यूएस में। पहला है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है। तो गेट क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो सबसे ओल्डर लोड बैलेंसर है। जब ये सब कोई लोड बैलेंसर नहीं था, सिर्फ अकेला क्लासिक लोड बैलेंसर था इनिशियल फेज में, तो इसको डिप्रिकेट कर दिया गया है। मतलब अभी भी शायद यूज़ होता ही है, बट इसको नॉट रिकमेंडेड है यूज़ करना, क्योंकि कभी भी डिप्रिकेट हो सकता है। गेटवे लोड बैलेंसर तब हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई हम लोग कोई अप्लायंस टाइप का कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तब करते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर जहाँ पे हमें लाइक ट्रांजेक्शनल थिंग रहता है, मतलब जहाँ पे हम लोग को बहुत लो लेटेंसी चाहिए होता है, ट्रांजेक्शनल थिंग रहता है, तो वहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली ये सूट करता है जैसे गेमिंग हो गया, ठीक है, गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, जहाँ पे ट्रांजैक्शन मतलब इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस तरह के ये में हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नेम से ही पता चलता है, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लोड हम्म। बैलेंसर में तो हम जितने भी ये क्रिएट करेंगे, उन सबके इंडिविजुअल आईपी होंगे। क्या चीज़ का? ये एप्लीकेशन लोड बैलेंस, जैसे हम्म। नेटवर्क लोड बैलेंसर का हमारा एक फ्रंट एंड आईपी हुआ, हम्म। जिसको हम रिजॉल्व करके डीएनएस रिजॉल्व हम्म। करके ये करेंगे। एप्लीकेशन में भी सेम ही रहेगा या इसका? सेम ही रहेगा, ओके सेम ही रहेगा। ओके ओके। हम्म। तो मेन यहाँ पे ना प्रोटोकॉल पे आ जाता है, ठीक है। ये जो है वो एच टी टी पी और
HTTP और HTTPS पे वर्क करता है, और ये जो है ऑल TCP पे वर्क करता है। ठीक है, कोई और प्रोटोकॉल चाहिए होगा तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो 7th लेयर पे वर्क करता है, बेस्ट सूटेड फॉर HTTP एंड HTTP ट्रैफिक। यहाँ पे क्या होता है, बेस्ट सूट किसके लिए, कंटेंट बेस्ड राउटिंग। ठीक है, कंटेंट बेस्ड राउटिंग, राउटिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट। कंटेंट बेस्ड राउटिंग मतलब क्या हो गया कि आपका जो राउटिंग है वो इस तरीके से होता है, www.example.com है। ठीक है, स्लैश हम लोग देखते हैं ना, होम, होम या अबाउट। ठीक है, या एडमिन, जैसे मान लो एडमिन रहता है, एडमिन पैनल रहता है कि नहीं, एडमिन पैनल रहा या फिर और कोई भी ये हुआ। तो इस तरीके से हम लोग URL बेस्ड कंटेंट बेस्ड राउटिंग करते हैं, इसी को कंटेंट बेस्ड बोलते हैं। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट के बेस पे राउटिंग करना, एडमिन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऐसे करके जो होता है पाथ, उस बेस राउटिंग करते हैं, उसी को कंटेंट बेस्ड राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर क्लाइंट। मतलब जैसे आपने पहले ही पूछा कि इसका क्या एक मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो कि DNS प्रोवाइड होगा, सिंगल, हम लोग देखेंगे। तो इससे कितने भी रिसोर्स कनेक्ट हो उस पे डिपेंडेंसी कुछ नहीं रहेगा। ये सिंगल लोड बैलेंसर का जो इंड पॉइंट रहेगा ना, लोड बैलेंसर का जो इंड पॉइंट, उसी को बोलेंगे ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपके लिए वो हंड्रेड हंड्रेड ऑफ सर्वर, थाउजेंड ऑफ सर्वर, सभी के लिए आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होगा। ठीक है, लोड बैलेंसर का इंड पॉइंट। ठीक है, ऑपरेट विद इन दी अमेजन VPC। ये जो लोड बैलेंसर है वो किसके अंदर रहेगा, ये VPC के अंदर रहेगा। VPC हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि VPC पहले नहीं देखे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता। ठीक है, जब VPC देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो ये जो लोड बैलेंसर है, एक तरह से समझो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इसका नेम है। ये एक तरह से वर्चुअल नेटवर्क इन्वायरमेंट है। ठीक है, पूरा नेटवर्क इन्वायरमेंट है। कैसे सेट करेंगे, कैसे हम अपने रिसोर्स को पब्लिकली रखेंगे, कैसे प्राइवेटली रखेंगे, क्या चीज़ें हैं। तो लोड बैलेंसर जो है वो हमारे VPC के अंदर ही रहता है। ठीक है, ऑपरेट होता है। तो आगे मूव करते हैं। क्या क्लियर है सभी को? चलो, कोई ये नहीं है। तो ये इसका आर्किटेक्चर डायग्राम हुआ। जैसे मान लो कि ये लोड बैलेंसर है। ठीक है, उसके बाद लोड बैलेंसर जो है यहाँ पे एक इन पॉइंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिसनर रूल सेट करते हैं, रूल, प्रायोरिटी, एक्शन, कंडीशन जो भी रहता है कि कहाँ पे कौन सा ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना www.example.com, तो हम चाहते हैं कि कोई इस तरीके से सर्च करे। ठीक है, तो उसका ट्रैफिक कोई और जगह पे जाए। कोई स्लैश देकर एडमिन करे तो उसका कहीं और जाए, सेल्स करे तो कहीं और जाए। तो उस ग्रुप जो होता है, जैसे मान लो कि सर्वर का हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ पे टारगेट ग्रुप ए है और यहाँ पे टारगेट ग्रुप बी है, तो ऐसे हम लोग मल्टीपल टारगेट ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो होम पेज या फिर समथिंग ए के लिए हम लोग क्या रख सकते हैं, टारगेट ग्रुप ए। तो वहाँ पे हम लोग 2 सर्वर डाल करके मैनेज करते हैं चीज़ें। ठीक है, तो जब भी कोई www.example.com सर्च करेगा तो उसका रिक्वेस्ट यहाँ से ऐसे हो करके इस पे टारगेट ग्रुप पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, यदि कोई भी रिक्वेस्ट करता है स्लैश मतलब एडमिन, ठीक है, एडमिन के लिए यहाँ पे आएगा। फिर इसी तरह का मतलब और भी होगा, जैसे मार्केटिंग होगा तो मार्केटिंग के लिए यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप रहेगा, उस पे आएगा। ठीक है, तो सब आपस में ऐसे करके कनेक्ट, तो हम लोग ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं चीज़ें।
ठीक है? ताकि हम लोग हर चीज़ को खुद से मैनेज करें चीज़ें, ताकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए तो चीज़ें यहाँ पे इंडिविजुअली सब आराम से काम करें, यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पे आराम से काम करें। जैसे होता है ना कि जैसे सेल्स रिपोर्ट हुआ या फिर मार्केटिंग कुछ भी है, यदि हम लोग डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि सर्वर जो है मतलब बहुत रिसोर्स यूटिलाइज करता है और उसके बाद सर्वर क्या होता है, डाउन हो जाता है ना? तो पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो जाता है, चीज़ें मतलब ये डाउन हो जाती है, तो क्या होता है, जो इंड यूज़र यहाँ पे है, जो मान लो कि यही सेम एप्लीकेशन हमारे इंड यूज़र भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? ये बाहर के जो हमारा कस्टमर है या जो भी है वो कर रहा है, यदि सभी एक ही जगह पे डाल देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम से डाउन हुआ, ठीक है, मान लो कि सेल्स मार्केटिंग टीम और बहुत बड़ा बड़ा रिपोर्ट जनरेट करती है, उसके वजह से यदि डाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये एप्लीकेशन भी अनएक्सेसिबल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो पब्लिक को, जो कस्टमर या यूज़र को जो दिखाने के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह है, वो हम लोग क्या रखते हैं, अलग टारगेट ग्रुप पे रखते हैं, ठीक है? ताकि इससे ज़्यादा कुछ लिंक ना हो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, मान लो ये सेल्स का टारगेट ग्रुप है, यहाँ पे कितना भी रिपोर्टें करें, यहाँ पे डाउन हो, कुछ भी हो, तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि यूज़र को कुछ भी ना पड़े, यूज़र को जो सर्विस लेना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को अपना सर्विस मैनेज करना है, वो यहाँ से आराम से मैनेज कर पाएगा, ठीक है? तो उसको हमेशा एप्लीकेशन क्या है, अवेलेबल रहेगा। क्लियर है सभी को? या किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। क्लियर है। और वैसे एनजीनिक्स भी तो लोड बैलेंसर का ही काम करता है ना। एनजीनिक्स जो हम हाँ लोग बनाते हैं, हाँ सेम उसका भी वो भी तो एचटीटीपी एचटीटीपीएस पे ही चलता है। हाँ, वो वेब सर्वर एनजीनिक्स का। लेवल पे, हाँ हाँ उस पे वेब सर्वर लेवल पे हम लोग लोड बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है? हाँ। तो इंजनिक्स के थ्रू भी करते हैं। हम लोग का ऑफिस में का एडीसी है, फोर्टिनेट हाँ एडीसी, वो भी लिंक लोड बैलेंस का काम करता है, लिंक हाँ। का वो करता है। हम्म। उसको एलएलबी बोला जाए, लिंक लोड बैलेंस एडीसी है हम्म फोर्टिनेट का। हम्म। तो जैसे अप्लायंस के थ्रू मैनेज हो रहा है ना, थर्ड पार्टी है क्या वजह वो से। हाँ हाँ। तो उसके लिए जो दिखा है वो अप्लायंस बेस है, लोड बैलेंसिंग उसका उसके थ्रू मैनेज करेंगे, ठीक है? हाँ। हम्म, तो उसी तरीके से वर्क करता है। और किसी को क्वेरी? वैसे हाँ। बोला हूँ ये लोड बैलेंसिंग का कोई एक एग्जांपल बताओ ना। जैसे मान लो कि एक www.example.com है, ठीक है? तो मान लो कि एक www.blinkit.com है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे ये blinkit.com को हम लोग क्या करते हैं कि सभी कस्टमर जो हम लोग रहते हैं वो एक्सेस करते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट वगैरह हम लोग बाई करते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? हाँ बाय करते हैं बाय हाँ। करते हैं। तो हम लोग क्या चाहेंगे एज अ कंपनी, हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो पोर्टल हो हमेशा अप हो, है कि नहीं? हमेशा अप हो और कस्टमर को एक्सेसिबल हो, है कि नहीं? बट एकदम। इंटरनली, हाँ, बट इंटरनली भी हम लोग अपना पोर्टल मैनेज करते हैं, जहाँ से हम लोग अपना सेल्स मार्केटिंग बहुत सारा चीज़ें इंटरनल पोर्टल पे हम लोग अपलोड करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को इससे दूर रखें, ठीक है? तो www.blinkit.com, ठीक है, blinkit.com/marketing, या इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है? ताकि इसके वजह से कोई इधर पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है? तो जो इंटरनल एम्प्लॉय होंगे तो वो इस यूआरएल को यहाँ पे एक्सेस करेंगे, लॉगिन करेंगे और उस पे जो भी उसको काम करना है, जो भी चीज़ें करना है वो इस पे करते रहेंगे, ठीक है? वो तो मेंटेनेंस का काम वो लोग करते रहेंगे बट हम लोग जो यूजर है वो लोग तो नहीं कर पाएंगे। यूज़र को यहाँ पे आना ही नहीं है ना, तुम ये यूज़र के लिए हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग इंटरनल के लिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है? ये यूज़र है, ये कस्टमर है, तो ये हम लोग के लिए है, ठीक है?
जैसे कोई भी ओके वेबसाइट का क्या देख पाते हो कि जो भी होम पेज है या फिर उसका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, यूज़र लॉगिन है, मतलब वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हो और फिर अपना पोर्टल मैनेज करते हो, वो सारा चीज़ क्या है एक जगह पे मैनेज होता है। बट उसका मतलब इंटरनल एडमिन सेल्स और बहुत सारे इंटरनल पोर्टल्स होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं, बहुत सारे सब डोमेन पे वो लोग चीज़ें बना के रखता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी ना हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो लोग बहुत बार अलग रखता है, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर होता है, बहुत तरह का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। ठीक है बस। हाँ, क्लियर है सभी को? तो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, स्टिकी सेशन, ठीक है। तो स्टिकी सेशन किस लिए होता है, जैसे नाम से भी कुछ कुछ ये हो रहा है कि सेशन स्टिक करता है, मतलब डिफ़ॉल्ट राउटिंग सेंड रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली। जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है ना, वो क्या करता है कि हर बार जो रिक्वेस्ट होता है ना, वो मल्टीपल, मतलब कभी इस पे सेंड कर दिया, कभी इस पे सेंड कर दिया, कभी इस पे सेंड कर दिया, ठीक है। बट स्टिकी सेशन क्या करता है कि यूज़र के सेशन को बाइंड करता है विथ ए स्पेसिफिक टारगेट, ठीक है। इससे क्या है कि मान लो कि यहाँ पे यूज़र क्या है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है, पेमेंट कर रहा है और वो एक पेज पे मतलब जा रहा है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एक सेशन आईडी क्रिएट होता है, ठीक है, सेशन आईडी क्रिएट होता है। तो क्या है कि फिर मतलब इसी यूज़र से मतलब ये होगा ना, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आएगा ताकि वो जिस स्टेज पे रहे, जहाँ भी रहे, जो कंटेंट यहाँ पे उस समय अपडेटेड रहे, जो कंटेंट उसको यहाँ पे दिख रहा हो, चाहे चीज़ें हो, तो उसका क्या है कि एक पर्टिकुलर सर्वर पे मतलब उसका रिक्वेस्ट है, तो ये इसी सर्वर के साथ बाइंड करके रखेगा, ठीक है, इसके रिक्वेस्ट को उस समय जो भी प्रोसेस वो कर रहा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग स्टिकी सेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट मस्ट सपोर्ट कुकीज़, तो यहाँ पे कुकीज़ सपोर्ट करना चाहिए। टू मेंटेन स्टेट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस, मतलब क्या है कि एक मतलब एज लोकेशन जो होता है ना, कि एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सेशन, कंटिन्यूअस सेशन के साथ, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक बार एक्सेस करते हैं, ठीक है, हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ का क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो हमारे यहाँ पे डाउनलोड होता है। फिर जब हम दूसरी बार जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट फिर सर्वर पे ना जाके नियरेस्ट लोकेशन का जो एज लोकेशन है ना, वहाँ से फिर से हमको वो चीज़ें मिल जाती है क्विकली, ठीक है। बट यहाँ पे मेन वर्क जो इसका है, वो हमारे सेशन को बाइंड करता है विथ स्पेसिफिक टारगेट। जिस सर्वर पे हम मतलब मान लो कोई पेमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बाई कर रहा है और कुछ भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट गया है और जिस पे कर रहे हैं, तो उसी के साथ उसी सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट, हर रिस्पॉन्स, हर एक नेक्स्ट स्टेप, सब चीज़ें क्या रहेगा, उसी सर्वर के साथ हमारा स्टिक रहेगा, ठीक है। तो यही है, क्लियर है सभी को? तो बेसिकली इसका से स्टिकी सेशन क्या हो गया कि इट इज़ लाइक यूज टू बाइंड द यूजर सेशन विथ पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। चलो, तो मूव करते हैं अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर पे। तो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड प्रोसेस करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसर करते हैं, और बेस्ट सूटेड फॉर टीसीपी ट्रैफिक के लिए है। तो जहाँ पे मान लो हम लोग गेमिंग का हो गया, ट्रांजेक्शनल थिंग हो गया, जहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं, वहाँ के लिए बेसिकली नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डिफरेंस क्या है कि कब हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके लिए है। तो ये भी क्लियर ही है कि एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, बेस्ट सूटेड फॉर एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ट्रैफिक, और ए टी सी पी के लिए कंटेंट बेस्ड राउटिंग, यहाँ पे फ्लो बेस्ड राउटिंग होता है, राउटिंग इंटेलिजेंस और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो यही बेसिकली इसका ये है कि नेटवर्क जो लोड बैलेंसर है हम लोग, जहाँ यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, और यहाँ पे हम लोग जब कंटेंट बेस्ड राउटिंग वगैरह चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए
यूज़ करते हैं। क्लियर है सभी को? चलो, अब हम लोग देखेंगे एसएसएल ऑफलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो एसएसएल ऑफलोडिंग होता है जब भी हम लोग कोई ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट को जब हम लोग एक्सेस करते हैं, तो हमारा जैसे हम लोग देखते हैं ना, वेबसाइट के आगे HTTPS लगा रहता है, मतलब एक लॉक का सिंबल रहता है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है, HTTPS SSL सर्टिफिकेट लगा रहता है। तो जब हम अपने ब्राउज़र से ये चीज़ें जब इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि जो ट्रैफिक होता है वो इनक्रिप्टेड रहेगा, और यहाँ पे एसएसएल ऑफलोडिंग लोड बैलेंसर पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑफलोडिंग होता है, और जो हमारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है वो डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, और फिर प्लेन टेक्स्ट के रूप में फिर हमारे सर्वर पे जाता है, और फिर रिस्पॉन्स प्लेन टेक्स्ट में आता है, फिर यहाँ पे इनक्रिप्ट होता है, और फिर यहाँ पे ब्राउज़र पे जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एच टी टी पी इस ट्रैफिक को, मतलब सर्वर को हम लोग लेजिट मानते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रोसेस को एसएसएल ऑफलोडिंग या टर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेशन होता है या ऑफलोडिंग होता है, लोड बैलेंसर लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एसएसएल ऑफलोडिंग। क्लियर है? इसको एक बार फिर से बोलना रोशन, एसएसएल ऑफ लोडिंग ये वाला टर्मिनेशन का। हम्म, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग यूज़र है। ठीक है, हम लोग जब एक HTTPS ट्रैफिक वाले एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं ना, तो हमारा हम्म, जो ट्रैफिक जो यहाँ से बनता है, जो हमारे इंड पॉइंट पे आता है लोड बैलेंसर पे, ठीक है, हम्म, तो यहाँ तक क्या रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, हम्म, इनक्रिप्टेड रहता है, और लोड बैलेंसर पे हमारा रिक्वेस्ट क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन होता है, जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ना, वो हम्म, हट हट जाता है। ठीक है, हम्म, तो हट जाता है, और फिर आगे में जो हमारा रिक्वेस्ट जाता है वो हम्म, प्लेन टेक्स्ट में जाता है। ठीक है, कहाँ पे, सर्वर पे। फिर हम्म, इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, और फिर लोड बैलेंसर पे आता है, फिर यहाँ से हमारा इनक्रिप्ट होकर के यहाँ पे ट्रैफिक जाता है। ठीक है, तो ठीक है हम। हाँ, तो ये क्या होता है कि एसएसएल ऑफलोडिंग कहाँ पे हुआ, लोड बैलेंसर लेवल पे। लोड बैलेंस। हाँ, तो इसी को एसएसएल ऑफलोडिंग बोलते हैं। हम्म, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ ट्रैफिक एट लोड बैलेंसर इज कॉल्ड एसएसएल ऑफलोडिंग, है कि नहीं? हम्म। शॉर्ट में। डिक्रिप्शन ये लोड बैलेंसर पे होता है ना इसका, हाँ। हाँ, यहाँ पे इंक्रिप्शन वहाँ पे डिक्रिप्शन हो रहा है। हम्म, ये हम्म, यहाँ तक है, जैसे हम लोग किसी भी सर्च करते हैं ना, इससे पहले भी एक रहता है डीएनएस, ये रहता है, वो हम लोग जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वो स्टेप को और भी देख लेंगे कि पहले कहाँ पे आता है रिक्वेस्ट, फिर कैसे करके इस पे आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर उसके साथ ये सब रिक्वेस्ट को बाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट हम लोग इतना जानते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आप आगे पढ़ेंगे तो और चीज़ें ओपन करते जाएंगे। ठीक है। ठीक। हम्म, फिर पूछता है कि लिसनर क्या होता है, प्रोसेस डैट चेक फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और पोर्ट। तो जो लोड बैलेंसर पे जो रिक्वेस्ट आता है, उसके बाद टारगेट ग्रुप पे जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल सेट करते हैं, पोर्ट नंबर की कौन से पोर्ट पे आपको ट्रैफिक सेट करना है ना। जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन रहता है, नोड जेएस रहता है, तो जावा बेस रहता है, तो कुछ कुछ ऐसा हर तरह का रहता है। तो वहाँ पे उस अनुसार से कौन पोर्ट नंबर पे हम लोग मतलब चीज़ें मंगा रहे हैं रिक्वेस्ट, तो उस बेस पे मतलब हम यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे सेट करते हैं ना, तो एक क्या है कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएशन रूल यहाँ पे एक तरह से हो गया, इवैल्यूएशन रूल और प्रोटोकॉल, जहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा, जिस पोर्ट पे जाएगा, ठीक है, वो सेट करते हैं ना, तो इसी को हम लोग पोर्ट लिसनर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड बैलेंसर से पूछेगा, व्हाट इज एसएसएल ऑफ लोडिंग, व्हाट इज स्टिकी सेशन, एंड व्हाट इज पोर्ट लिसनर। ठीक है, इसको बोलता है पोर्ट लिसनर बोलता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है, यदि आपको
क्लाउड में देखेगा क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। तो लोड बैलेंसर रिसीव रिक्वेस्ट, लिसनर इवेलुएट द रूल एंड देन राउट टू द टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। मूव करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लियर है। तो थ्योरी जो है वो हो गया। थ्योरी में किसी को कोई क्वेरी या कुछ भी है, क्लियर है। स्लाइड सेंड कर देंगे, आप लोग देख ले सकते हैं। तो लोड बैलेंसर बेसिकली क्या हो गया, कोई एक बताओ लोड बैलेंसर क्या हो गया। लोड बैलेंसर वही मतलब हेवी ट्रैफिक रहेगा उसको वो लोड करके डेस्टिनेशन जो सर्वर है वहां पे पहुंचाएगा, ठीक है। एक सर्वर पे ज्यादा लोड ना पड़े। हम्म तो ये बेसिकली बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। हाँ। बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ये क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। हम्म। हम्म। हम्म, तो ये एक्चुअली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डीडोस प्रोटेक्शन के लिए भी बेस्ट होता है। कि मान लो हम्म। बहुत जैसे होता है ना कि एक सर्वर पे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया और उस सर्वर को हम्म। पिंग डीडोस रिक्वेस्ट। अटैक हाँ। से, हाँ, हाँ हाँ। डीडोस रिक्वेस्ट से उसको मतलब हाँ हाँ। क्रैश करने की कोशिश करता है, सर्विस को अनअवेलेबल कोशिश करने की कोशिश करता है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि ठीक है उस पर भेज दिया, फिर उसको क्या करता है उसके पूरे हाँ ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हाँ। ठीक है। तो फिर उसको क्या हाँ चाहिए होता है, और रिसोर्स चाहिए होता है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो वैसे कर करके ये मैनेज करता है। और इसमें क्या है कि हम लोग ऑटो स्केलिंग लगा देंगे, ठीक है। तो और क्या हम्म। करता है कि वो जितना ऐसे बढ़ाते जाएगा, वो जितना बढ़ाते जाएगा उतना ये सर्वर उस समय बढ़ाते जाएगा। हम्म। तो सर्विस को अनअवेलेबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट वही है कि चार्ज जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, प्राइसिंग। बट जो है एप्लीकेशन को जल्दी डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। और इसी हाँ। लेवल पे मतलब वेफ वगैरह लगाते हैं, डीडोस प्रोटेक्शन लगाते हैं, वो लोड बैलेंसर हम्म। लेवल पे ही हम लोग लगाते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, वेब हम्म। एप्लीकेशन फायरवॉल ये सब इसी लेवल हम्म। पे लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा देखते हैं। तो मेरा स्क्रीन विजुअल है सभी को, ब्राउज़र वाला। हाँ विजिबल। सभी लोग अकाउंट क्रिएट कर लिए हो। हाँ दीपक, तुम किए हो। ये मैं अभी नहीं किया हूँ। क्यों अभी तक मैं क्यों कर नहीं लूंगा। किया, ठीक है। नहीं, मैं कर लूंगा, एक कल ही कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टॉपिक होते जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा यदि अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से EC2 सर्विस पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट EC2 रिसेंट में विजिट, जो भी हमारा सर्विस रहेगा यहाँ पे भी शो करता है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो EC2 सर्विस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में गए, यहाँ से हम अपना रिसोर्स वगैरह देख सकते हैं, डैशबोर्ड में क्या है नहीं है। उसके बाद इंस्टांस पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि इन्वायरमेंट मतलब दो सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। दो सर्वर क्रिएट करेंगे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस करते हैं। तो जो हम लोग पहले
पिछले क्लास में देखे थे कि कैसे हमको सर्वर डिप्लॉय करना है, तो फिर से देखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको नेम देते हैं एप्लीकेशन 1। ठीक है, उबंटू सर्वर सेलेक्ट करते हैं। यदि आप अमेजन लिनक्स सेलेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे जस्ट क्या होगा कि यूज़र नेम आपका होगा EC2 डैश यूज़र। ठीक है, उबंटू सेलेक्ट कर रहे हैं तो उबंटू यूज़र रहेगा। ठीक है, उबंटू क्या है, डेबियन फ्लेवर है लिनक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद T3 माइक्रो सेलेक्ट कर लिए फ्री टीयर में। उसके बाद की पेयर क्यों ज़रूरी है? वो सर्वर पे लॉगिन करने के लिए ना, उसमें हम्म, ऑथेंटिकेट करेगा वो। यस, ग्रेट। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहिए, तो नया भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि नेटवर्किंग है, तो VPC जो हम लोग हैं ना, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सबनेट जो है, सबनेट प्रेफरेंस हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या है कि किसी भी सबनेट में ये रिसोर्स डिप्लॉय कर दे, बट हम लोग देखना चाहते हैं कि नहीं, पर्टिकुलर सबनेट में रिसोर्स डिप्लॉय करो। तो ऐसे करके हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये क्या है, AP साउथ 1A। ठीक है, तो 1A सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे हमेशा ना मुंबई रखना। मुंबई का में रिसोर्स क्रिएट करोगे ना, तो चार्जेस आपका थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, यदि आप नॉर्थ वर्जीनिया ऐसे में करोगे तो चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और थोड़ा सा मतलब लेटेंसी का हल्का रहता है, बट उतना भी नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबनेट AP साउथ 1A कर लिए। ठीक है, और ऑटो असाइन IP अनेबल कर दिए। फिर क्रिएट फायरवॉल, या एग्जिस्टिंग आपका है तो एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं और उसको ही मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा है, तो आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग क्रिएट करे किए थे तो डेवऑप्स SG किए थे, है ना, वेब एप्लीकेशन भी डिप्लॉय किए थे, तो उसमें HTTP प्रोटोकॉल अनेबल किए थे, है कि नहीं? तो हम लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का रिक्वायरमेंट के अनुसार से बनाएंगे। तो अभी के लिए ये भी काफ़ी है मेरे लिए। फिर 8 GB का ये ले लिए स्टोरेज। फिर एडवांस सेटिंग को अनेबल करेंगे, और कुछ एप्लीकेशन वगैरह है वो हम चाहते हैं कि पहले से ही जब लॉन्च हो तो खुद ही इंस्टॉल हो जाए, नहीं तो आप वहाँ पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो सर्वर पे। ठीक है, तो कौन सा प्रीफर करोगे, खुद से वहाँ पे जाके करें या फिर नहीं अ, मतलब? यहाँ पे तो एक डेमो डेमो देख चुके हैं। हाँ, बेटर होगा हम सर्वर के अंदर जाके वहां से लॉन्च करें। ठीक तो है, हमको ओके, एक कॉन्सेप्ट और हाँ, न्यूली हम लोग ठीक है, गो ठीक थ्रू है, करना है। ठीक है। तब क्या करते हैं, हम एक ही बार में 2 सर्वर लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दिए। ठीक है, लॉन्च। तो यहाँ पे 2 सर्वर मेरा लॉन्च हो रहा है। तो एक का नाम हम लोग ऐप 2 कर देते हैं। नाम को एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एडिट कर दिए। इनिशियलाइज हो रहा है, तब तक यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। तो यहाँ से भी आप डिटेल देख सकते हो कि कौन सा सर्वर कहाँ डिप्लॉय हुआ है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग सोच रहे थे कि AP साउथ 1 में डिप्लॉय करते हैं और एक को दूसरे AG में डिप्लॉय करके करते हैं, तो वो वाला यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा, बट वो लोग एक तरह से होमवर्क आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, एक AP1 में करेगा, एक AP1B में करेगा। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट AG में करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का असाइनमेंट रहेगा। यहाँ से ही किसको क्या पब्लिक IP असाइन हुआ है यहाँ से देख सकते हो। मॉनिटरिंग अनेबल है कि नहीं, ये देख सकते हैं। सिक्योरिटी तो रोशनी, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस ऑन है। डिफरेंट करना पड़ेगा क्या, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा डिफरेंट ऐसे आ, अवेलेबिलिटी जोन के लिए? हाँ, एक ही साथ हो जाएगा दोनों डिफरेंट जोन में?
नहीं, एक बार में जैसे मान लो कि हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए ना कि एपी साउथ 1 हाँ ए में डिप्लॉय हाँ करना हाँ है, तो इसीलिए ए में हाँ डिप्लॉय हाँ हो गया। हाँ हाँ। तो चलो एक बार कर ही लेते हैं। अगर डिफरेंट में करना होगा तो हाँ डिफरेंट डिफरेंट करना होगा दो, हाँ, डिफरेंट जोन डिफरेंट करना डिफरेंट होगा। सेलेक्ट करना होगा। हाँ अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो फिर से नाम देंगे, नेट स्लो है क्या पता नहीं। ठीक है, अभी क्या है, उबंटू सेलेक्ट करते हैं। की ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर नेटवर्किंग में जाके सबनेट हम लोग 1B कर देते हैं। फिर एग्जिस्टिंग ही ले लेते हैं। फिर यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। तब यहाँ से एक हटा देते हैं, है ना। एक 1A हो गया, एक 1B हो गया। नहीं तो तीनों को रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम लोग 1 बाई 1 सर्वर में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आईपी लेते हैं और यहाँ पे CMD CD डाउनलोड। अब क्या है, SSH-I। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लिए। ये कौन सा सर्वर था, AP1। ठीक है, इसको AP1 नाम दे दिया है। अभी यहाँ पे क्या है, sudo su कर लेंगे। कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। यदि CD प्रेस करेंगे तो ये हम लोग नॉर्मल डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे। ठीक है, PWD करेंगे, कहाँ पे है वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग APT अपडेट करेंगे सर्वर को, APT अपडेट -y। ये क्या करेगा, हमारे सर्वर, एक कमांड क्या करता है, हमारे सर्वर को अपडेट करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, हम लोग अपडेट कर सकते हैं। 99 पैकेज है जिसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो APT अपग्रेड में टाइम लग जाएगा थोड़ा। ठीक है, चलो कर देते हैं अपग्रेड -y। तब तक होता है, तब तक दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, CD डाउनलोड। अभी क्या है कि दूसरा सर्वर ले लेते हैं। SSH-I, उसके बाद DevOps की ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे sudo su, फिर cd करके यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे apt अपडेट -y
कर देंगे, इसको दे देते हैं app2। देखो यहाँ पे अपग्रेड हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, apt इंस्टॉल वेब सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, apt इंस्टॉल अपाचे 2-y, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेंगे apt अपग्रेड -y। देखो ये क्या होता है, यूज़र डेटा में डाल देने से क्या होता है, सारा चीज़ खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं, और ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया। तो AP1 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अभी डिफ़ॉल्ट पेज दिखाएगा अपाचे का, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अब सर्विस को अनेबल भी कर देंगे, ठीक है। ताकि यदि हम लोग यदि स्टॉप करे सर्वर को और स्टार्ट हो, तो फिर से सर्विस को हमको अनेबल ना करना पड़े, ठीक है। हमेशा सर्विस क्या रहेगी, अप रहेगी। सिस्टम CTL अनेबल अपाचे 2, ठीक है। इससे क्या होगा, अनेबल हो गया। अब क्या करना है हमको, CD जो वो डिफ़ॉल्ट पेज दिखा रहा है ना, वो कहाँ पे रहता है, where www.html, ठीक है। ये डायरेक्टरी में रहता है, तो CD करके वहाँ पे चले गए, Ctrl L किए, PWD देखोगे तो अभी कहाँ पे पाथ में है हम लोग, कौन से पाथ में, ए वाले पाथ में है ना। यहाँ पे हम लोग अपग्रेड हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। देखो अभी यहाँ पे ls करेंगे तो देखो index.html फाइल है ना, वो वही फाइल है, जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो वही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर दे सकते हैं rm। अब देखो ls करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से एक क्रिएट कर लेंगे, नैनो का भी यूज़ कर सकते हो, नैनो index.html, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी वेब कंटेंट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसमें डालना, तब तक कि इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सिस्टम CTL अनेबल अपाचे 2, ठीक है। ये कर लिए, फिर CD where www-html, यहाँ पे गए, ls करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे index.html है, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, rm index.html, फिर nano index.html एक, ये क्या करेगा, एडिटर में भी आ जाएगा और फाइल भी क्रिएट कर देगा, ठीक है।
डायरेक्ट ही करके दे दिया। कोड का है। नोटपैड में खोल के देखो। हाँ सही बोला। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अब पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एग्जिट। तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, फिर बोल रहा है यस, तो वाई प्रेस करेंगे, फिर इंटर। ठीक है। अब एलएस करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट हो गया। सेम यहाँ पे कुछ और करते हैं, सर्वर वन नेम दे देते हैं। ठीक है। कंट्रोल एक्स वाई इंटर। ठीक है। अब तीसरा सर्वर जो है हमारा, उसको ये करते हैं। तीसरा सर्वर कहाँ गया? तीसरा सर्वर, अब इसका आईपी लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, cd डाउनलोड। अब बताओ, कमांड बताओ कनेक्ट करने का सर्वर को। SSH-I हाँ uh, then yeah the keep here हाँ uh, then Ubuntu because running at the rate and the हाँ। IP. ठीक है। Yes. ठीक है। Yeah. ठीक है। अभी ये क्या हो गया, F3। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, कॉपी करते हैं। गलत होगा चलेगा। नहीं अभी तो sudo रन करेंगे सुपर यूजर फॉर sudo su देखो डैश रूट में दिया ना, तो डायरेक्ट क्या हुआ, रूट डायरेक्टरी में ही आ गया। do done pwd. ठीक है। Okay. रन करते हैं। ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सर्वर को अभी हम लोगों को ये करना है अपाचे का ये रन करना है हाँ, तो पहले एपीटी पहले हम अपने सर्वर को अपडेट करेंगे, है ना। या एपीटी अपडेट डैश -y वाई। सभी लोग पार्टिसिपेट करो, ताकि क्या है कि इसी से सीखो वैसे से। फिर यहाँ पे फिर हम लोग को अपग्रेड अगर नहीं करना है क्योंकि टेक टाइम लेगा तो एपीटी अपडेट इंस्टॉल एपीटी इंस्टॉल और हमारा अपाचे 2 का ये इंस्टॉल करेंगे ना। सही है। डैश वाई क्यों देते वाई हैं? हाँ ये पूरे डायरेक्टरी को ये कर लेता है। नहीं, यस इसलिए देते हैं, जैसे हम लोग विंडोज़ में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या बोलता है कि ओएस में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा परमिशन मांगता है ना। हम्म तो उसी के लिए हम लोग यस देते हैं। ठीक है।
तो ये चीज़ नहीं मांगेगा। यदि मान लो कि हम नहीं देते हैं ऐसे, यहाँ पे देखो, डू वांट टू कंटिन्यू, मतलब ये सब पैकेज इतना केवी का ये सब वो सब यूटिलाइज करेगा तो रेडी है कि नहीं है, तो इसके लिए फिर यस दे के इंटर करते हैं, तो उसी के लिए डैश यस दे देते हैं ताकि वो फिर मुझे वो क्वेश्चन नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अभी कमांड। अभी इसको अपग्रेड करेंगे क्योंकि हमने जो है नहीं, उससे अपग्रेड हो गया है। नहीं, ये अपाचे को अपग्रेड करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ओके, देन हम सिस्टम सीटीएल रन करेंगे, अनेबल करेंगे हम लोग। इनेबल करेंगे सिस्टम सीटीएल इनेबल अपाचे 2। अपाचे 2, ठीक है, अनेबल हो गया। अब क्या करेंगे, अब दो कोई दूसरा बोलो। वो HTML पेज में जाएंगे, सीडी करके, सीडी वेर www हाइफन, इसके बाद क्या था, HTML, उसको इंडेक्स वाला सर्च करो, यहाँ पे दिखे उसको डिलीट करके, हाँ उसको नैनो करके, नैनो इंडेक्स डॉट HTML वहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे, वो HTML पे का जो कोड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्वर 3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ना मल्टीपल टाइप कॉम्बिनेशन करके आप लोग ट्राई करना, किसी पे कुछ एप्लीकेशन, किसी पे कुछ एप्लीकेशन, किसी पे कैसा भी, ऐसे कर करके करना। ठीक है, फिर इसको कैसे बाहर आएंगे नैनो से, कंट्रोल एक्स यस, उसके बाद इंटर करने से वाई, बाहर आ जाएगा। ग्रेट। हाँ, ठीक है, तो अभी हम लोग का तीनों सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है ना। देखो, एक सर्वर पे क्या आ रहा है, सर्वर 1, और हम लोग सर्वर 2 का आईपी लेकर के देखेंगे इस पे क्या आ रहा है। ओह, कैलकुलेटर आ गया, देखते हैं सही से काम करता है कि है कि नहीं। 12 + 2 = 14, सही काम कर रहा है कि नहीं। किस तरह का भी एप्लीकेशन हम लोग डाल सकते हैं। अब हम लोग को कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग रियल चीज़ पे चलते हैं, अपने लोड बैलेंसर वाले पार्ट में। देखो, इसी के नीचे आएंगे। ठीक है, इसी के नीचे कहाँ पे आएंगे, लोड बैलेंसर वाले सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले टारगेट ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, टारगेट ग्रुप, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना पीपीटी में, क्या रहता है लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप के अंदर हम लोग अपना सर्वर का ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्रिएट टारगेट ग्रुप। फिर देखो क्या होता है, इंस्टांस बेसिस, आईपी बेसिस, लैम्डा फंक्शन, लोड बैलेंसर, तीनों चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंस्टांस बेसिस पे जाएंगे और ऐप टीजी या टीजी 1 नाम दे देते हैं, टीजी या ऐप टीजी नाम दे देते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है, IPv4 टाइप, ठीक है, और VPC, डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर ही डिप्लॉय कर रहे हैं, अभी हमारा कोई VPC है नहीं। ठीक है, ये सब हम लोग जैसा है वैसा ही रखेंगे। ये क्या है, हेल्थ चेक किस बेसिस पे करेगा, रूट डायरेक्टरी पे करेगा। ठीक है, यदि आप कोई पाथ रहता है, कोई ऐसा रहता है तो वो चीज़ दे सकते हैं, बट अभी रूट डायरेक्टरी ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हेल्थ चेक रहता है कॉन्फ़िगरेशन की, कितने देर में थ्रेशोल्ड चेक, कितनी बार चेक करेगा, कब अनहेल्दी घोषित करेगा, कितना देर क्या कोड आएगा सक्सेस, तब उसको हेल्दी घोषित करेगा। ये सारा चीज़ दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब ज़रूरत नहीं है। टैग देना है तो टैग दे सकते हैं, बट रिक्वायर नहीं। टैग क्या है, टैग एक तरह से नेम है। ठीक है, उसको देते हैं। नेक्स्ट, देखो अभी क्या है, नेक्स्ट किए तो रजिस्टर टारगेट, तो हम लोग देखे थे ना कि इसके अंदर कौन कौन सा सर्वर को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हम लोग किसको करना है, सभी को कर देते हैं। ठीक है, तीनों को रजिस्टर कर दिए, इंक्लूड पेंडिंग दिस, तो तीनों हमारा इधर पे आ गया। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट करेंगे, टारगेट हमारा रजिस्टर हो गया। नेक्स्ट किए,
फिर रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लेंगे, फिर क्रिएट टारगेट ग्रुप। ठीक है, टारगेट ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, 3 टारगेट है, अभी अनयूज्ड है क्योंकि किसी के साथ अटैच नहीं है। फिर क्या है, लोड बैलेंसर पे जाएंगे हम लोग, टारगेट ग्रुप के ऊपर लोड बैलेंसर है, यहाँ पे जाएंगे। अब हम लोग कौन सा वाला पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये लोड बैलेंसर वाला पार्ट। ठीक है, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब देखो, हम लोग पढ़े थे ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, सबका यहाँ पे दिया हुआ है किस केस में हमको क्या यूज़ करना है। ठीक है, क्लासिक लोड बैलेंस, प्रीवियस जनरेशन, एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है सभी का। देखेंगे तो एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, टी सी पी, एस एस एल पहले यही था, तो सब केस में सिर्फ यही लेते थे, बट अब क्या किया है, सेपरेट कर दिया है सभी को। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेते हैं, फिर इसका नाम दे देते हैं कैलकुलेटर ऐप। देखो यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग, इंटरनल फेसिंग, जब हम लोग अपने वीपीसी के अंदर रखेंगे, किसी वीपीसी से अपने नेटवर्क के अंदर से सिर्फ एक्सेसिबल हो तो इंटरनल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरनेट फेसिंग जब हमारा सर्वर रहेगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। इंटरनेट में क्या है कि वीपीसी के अंदर, मतलब मान लो कि हमारा एक वीपीसी है, उसके अंदर कोई एक हम लोग सर्वर है, हम चाहते हैं कि वो सर्वर में यदि कोई लॉगिन करे या जाए तो वहीं से वो चीज़ें एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो उस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग इंटरनल सेलेक्ट करेंगे, या फिर डेटाबेस वगैरह चीज़ें लेना है, या फिर कुछ इस तरह का इंटरनल कुछ लेना है जो प्राइवेट रहे, एक्सपोज नहीं करना है, और उसमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत है, तो हम लोग इंटरनल लेंगे। ठीक है, नहीं तो पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट फेसिंग लेंगे। ठीक है, और ये टाइप मतलब IPv4 रिजॉल्व करना है, या डुअल स्टैक रखना है दोनों, या फिर किस तरह का रखना है, विदाउट IPv4 रखना है, मतलब IPv6 सिर्फ लेना है, तो उसके लिए ये सब ऑप्शन है। फिर हमारा ये डिफ़ॉल्ट VPC में ही सारा सर्वर डिप्लॉय किए हैं, तो अभी यही ले लेते हैं। और अबेलिटी जोन ऑफ सबनेट हमारा AP1 AP2 में 1B में डिप्लॉय किए हैं, तो ये दोनों ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जब ऑटो स्केलिंग का केस रहता है ना, तो हम लोग तीनों ले लेते हैं। ठीक है, तीनों में से किसी में भी सर्वर नया लॉन्च हो और फिर ट्रैफिक मैनेज हो। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप जो है डिफ़ॉल्ट हटा देंगे, और हमारा ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें सभी चीज़ कॉन्फ़िगर है। फिर प्रोटोकॉल 80 रहते हैं, फिर फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप। ठीक है, इसमें टारगेट ग्रुप हमारा सेलेक्ट करते हैं जो क्रिएट किए हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे और भी टारगेट ग्रुप होता है, जैसे इसके जैसा 2 टारगेट ग्रुप होता, तो यहाँ पे ऐड टारगेट ग्रुप करते और दूसरे को ऐड कर देते, और वेटेज का मतलब होता है कि किस पे किस तरह का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिर टारगेट ग्रुप स्टिकनेस ये दे सकते हो, पढ़ सकते हो क्या है। ठीक है, बाइंड यूज़र ट्रैफिक को, बाइंड सेशन को बाइंड करता है विथ स्पेसिफिक ट्रैफिक, तो ये ले सकते हो, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर देखो, ऑप्टिमाइज विथ सर्विस इंटीग्रेशन, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लाउड फ्रंट को इंटीग्रेट कर सकते हो, और वेब को फॉर सिक्योरिटी पर्पस आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर के आगे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लाउड फ्रंट किस लिए यूज होता है, जो हम लोग बोले ना, एज लोकेशन के लिए, ताकि हमें कंटेंट डिलीवरी फास्ट हो। जैसे मान लो कि चीज़ कोई एक सर्वर को या फिर कोई एप्लीकेशन को एक बार एक्सेस किए हो, ठीक है, तो आपका पहली बार में क्या होता है, आपका रिक्वेस्ट जो है उस सर्वर पे जाता है और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, दूसरी बार यदि आप क्लाउड फ्रंट का यूज़ करते हो तो पहली बार ऐसा ही होगा। विदाउट क्लाउड फ्रंट के पहली बार भी आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा, दूसरी बार भी जाएगा, तीसरी बार भी, चौथी भी, जितने बार करोगे आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके सर्वर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। बट एज लोकेशन यदि हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब क्लाउड फ्रंट यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि पहली बार हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे जाएगा, दूसरी बार में जो हमारे लोकेशन के आसपास में एज लोकेशन रहेगा, ठीक है, इसका जो छोटा डेटा सेंटर टाइप बना के रखेगा, ठीक है, तो एक तरह से कैशे जो है वहाँ पे स्टोर रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तो हमें
पास से, जैसे बोलते हैं ना सीडीएन बोलते हैं, सीडीएन आप सुने होंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऐसे करके, जो हाँ पास हाँ, से जैसे होता है। रेडिस जो है, हाँ रेडिस रेडिस है, काम को, यस यस रेडिस है। रेडिस। तो क्या है उसमें, क्या होता है पास से ही तुरंत रिक्वेस्ट आ जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि फिर से हमारा रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं गया, तो हमारा, हमारे जैसे बहुत कस्टमर होंगे तो उसको भी ऐसे ही कंटेंट डिलीवरी एक तो फास्ट फास्ट भी मिल गया, और प्लस में हमारा रिक्वेस्ट सर्वर को यूटिलाइज नहीं किया, तो उसको क्या है कि और लोग का नया रिक्वेस्ट को वो मतलब नए रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा, है कि नहीं। तो इससे हमारा सर्वर का परफॉर्मेंस और सभी का यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का ये है वो जल्दी ओपन होगा, है कि नहीं, मतलब तुरंत उसको मिलेगा कंटेंट। जैसे होता है ना कि 3-4 घंटे के लिए चाहे ऐसे के लिए जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वही पेज ओपन होता है, तो हम लोग कैशे को रिमूव करते हैं ताकि फिर से फ्रेश कंटेंट क्या है सर्वर पे वो दिखे, है कि नहीं। नहीं तो बार बार हमारा रिक्वेस्ट नियरेस्ट एज लोकेशन पे जाता है तो पुराना कंटेंट ही दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए वेब हो गया। वेब का यूज़ होता है जो एक तरह से डीडोस तरह प्रोटेक्शन से, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और रेट बेस्ड लिमिट, ये हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा वेबसाइट है, वहाँ का बिजनेस जो है वो हमारा, जैसे रशिया हो गया या फिर कोई कोई कंट्री, जानते हो कि वहाँ से साइबर अटैक बहुत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जियो लोकेशन बेस रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यहाँ से हमारा यदि ट्रैफिक आए तो उसको ब्लॉक कर दो, उसको हमारे सर्वर पे आने ही मत दो, ठीक है। तो लोकेशन बेस रिस्ट्रिक्शन लगाना है, या फिर हमारे सर्वर पे होता है ना कि डॉस अटैक, डीडॉस अटैक करने की कोशिश करता है, तो एक ही सर्वर या मल्टीपल सर्वर से क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लगता है हमारे सर्वर पे, और क्या होता है हमारा सर्वर डाउन हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर रेट बेस लिमिट लगा देंगे कि 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में बस इतना ही ट्रैफिक एक आईपी से आएगा, तो उसी को अलाउ करना है, अदरवाइज इससे ज़्यादा ट्रैफिक एक ही जगह से जनरेट होता है, मतलब ह्यूमंस से एबनॉर्मल तरीके से जनरेट होता है, तो आप उसका रिक्वेस्ट को डिस्कनेक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन होता है सर्वर वेबसाइट वगैरह पे और डेटाबेस पे, सॉरी, ये सबको आप ब्लॉक कर दो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, ठीक है। तो ये सबको ब्लॉक करने के लिए हम लोग वेब का यूज़ करते हैं। ग्लोबल एक्सेलरेटर कब अप्लाई होता है, जब लोड बैलेंसिंग अक्रॉस मल्टीपल रीजन करते हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजन के अक्रॉस लोड बैलेंसिंग करना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ग्लोबल एक्सेलेटर। तो अभी हम लोग ये सब सर्विस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट कर देंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। तो लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो गया, देखो ये लिसनर रूल है, ठीक है। आगे में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग और भी कॉन्फ़िगर करेंगे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं जानते हैं, जितना है उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क का वगैरह कैसे क्या मैप है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो भी डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है। लिसनर हो गया, 80 पे रिक्वेस्ट आएगा, फिर रूल बेस्ड रूल क्या है कि आपको टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है, कौन से टारगेट ग्रुप पे, इस टारगेट ग्रुप को पे फॉरवर्ड करना है, इस टारगेट ग्रुप से कौन कौन सा टारगेट अटैच है, तो ये सब टारगेट, 3 टारगेट रजिस्टर्ड है ना। तो ये क्या दिख रहा है, एक तरह से आपका आर्किटेक्चरल डायग्राम दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, फ्लो है एक तरह से आपके आर्किटेक्चर का। सिक्योरिटी ग्रुप है, मान लो यहाँ पे आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग है कि मतलब आपके जैसे होता है ना कि सर्वर पे जो लोड बैलेंसर पे कैसा कैसा रिक्वेस्ट आ रहा है, नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कितना जा रहा है, रिक्वेस्ट कितना आ रहा है, 504 सर्वर साइड एरर, मतलब ये सब एरर कोड है, कौन सा कब जनरेट हुआ वो सब यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। 503 504 कब जनरेट हुआ था एप्लीकेशन पे, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से देख पाएंगे, ऐसे मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन तो अभी कुछ है नहीं, ठीक है, ये सब ऐसे ही है। कैपेसिटी टैग कुछ है तो दे सकते हैं, ठीक है। टैग वैग है नहीं तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है
लोड बैलेंसर पे जाएंगे, अभी प्रोविजनिंग स्टेट में है, रिफ्रेश करेंगे। देखो तब तक इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे डिटेल के अंदर आप नीचे आओगे तो देखो डीएनएस नेम है ना, डीएनएस नेम ए रिकॉर्ड, इस यही आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग पढ़े थे ना स्लाइड में, तो यही आपका यूज़ होगा एज अ ए रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है। तो ए रिकॉर्ड है, देखते हैं अभी एक्टिव हो गया है, तो इसको हम लोग अब पेस्ट करेंगे। ये कैसे बोल रहा है कि अनयूज्ड है, मतलब अभी तक अटैच नहीं हुआ है क्या, वही तो अटैच दिखा रहा है। एक बार लिंक पे क्लिक करना, आई थिंक वो कौन से प्रोटोकॉल को ले रहा है, हो सकता है HTTPS के प्रोटोकॉल को ये कर रहा हो। नहीं HTTPS नहीं दिए थे। नहीं नहीं नहीं, लिंक पे जो हमने वो click किया ना वो, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिंक पे कभी कभी चला जाता है वो। देखो अभी हो रहा है, देखो वहाँ पे कैशे था होगा इसलिए, तो इनकॉग्निटो में हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो एक बार रिक्वेस्ट हमारा सर्वर 1 पे जा रहा है, फिर रिफ्रेश कर रहे हैं सर्वर 3 पे जा रहा है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन पे जा रहा है, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, है ना। अभी आपके सिस्टम में भी सेंड करके देख रहा है, आप लोग एक बार एक्सेस करके देखो लिंक को, हो रहा है कि नहीं। हो रहा है एक्सेस। ये लिंक क्या है रोशन, वो लोड बैलेंसर वाला है क्या, डीएनएस का जो दिखा रहे थे, हाँ सिंगल हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? यस यस, ये लोड बैलेंसर का लिंक है। अच्छा अच्छा, इस ठीक है लिंक ठीक। को हम लोग डीएनएस वगैरह ये सब में अटैच करेंगे आगे चल ठीक। के। जैसे होता है ना कि www.example.com से कोई भी वेबसाइट हम लोग करते हैं तो फिर आता है कि नहीं। तो ये इसी ठीक। तरीके से आता है, इसी को हम लोग लिंक करेंगे, तो उससे क्या होता है, रोशन कितने भी नंबर ऑफ सर्वर रहे कोई मतलब नहीं है। हाँ हम्म। रोशन, एक बार वो क्रोम में आप जाके ट्राई करो ना, जो नॉर्मली क्रोम में हाँ वो, हाँ उसको आप ये करो, पेस्ट करो। अब ये लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे आप क्लिक करो, जो लिंक आपने पेस्ट किया ना, लिंक 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 जो बीच में कहीं भी, एक बार और इधर साइड में ये करो, साइड में कहीं भी, साइड में इस साइड, लेफ्ट राइट कहीं भी क्लिक करो। हाँ, तो एक बार ये और क्लिक करना बाहर, बाहर की तरफ। हाँ, और फिर से उस पर क्लिक करना लिंक पे, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ HTTPS का, एक बार वो लिंक पे ही क्लिक करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे लिंक पे। हाँ, डबल क्लिक क्यों नहीं आ रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी चेक किया वही लिंक को, वो HTTPS, ये क्रोम में HTTPS पे जा रहा है। अच्छा HTTPS पे नहीं, हाँ वो HTTP पे लेना है इसको। हाँ हाँ HTTP पे लेना है, लेकिन जैसे हम लिंक पे पेस्ट किए ना, हाँ और मैंने अभी चेक किया इसका, हाँ तो वो ले रहा है HTTPS का ये। हाँ, तो उस पे एडिट करके एस हाँ हटा दो। एडिट किया, एडिट करके मैंने ये किया, वही मैं कह रहा था मुझे, हाँ क्योंकि इससे पहले जब मैंने वो हाँ पहले हाँ वाला जब मैं ट्राई कर रहा था ना, हाँ उसमें भी ऐसा ही हुआ था, अच्छा तो अच्छा। उसमें भी हुआ था, मैंने उसको हाँ एडिट किया था, हम्म। तो अभी अभी अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ ये वर्क कर रहा है मतलब। वर्क कर रहा है।
तो हाँ, एक इसी तरह से हमारा एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब हम लोग डीएनएस तक ये आ जाएंगे ना, तो हम लोग छोटा छोटा एप्लीकेशन वगैरह किसी के लिए भी बना करके उसको होस्ट करके उसको दे सकते हैं, तो थोड़ा कमाई स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब जिस क्योंकि कोडिंग तो अपने को करना है नहीं, क्लाउड से चैट जीपीटी से करके जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का पूरा ये बना करके स्ट्रक्चर बना करके विजुअल स्टूडियो में उस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके चीज़ें हर जगह डिप्लॉय कर देना है, उस तरीके से राउटिंग वगैरह कर देना है और क्लाइंट को डिलीवर कर देना है। ठीक है, हो रहा है, सभी लोग एक्सेस करके देख रहे हैं। ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट क्लियर कुछ भी है, कोई क्वेरी? देखो यहाँ पे एक सर्वर को, देखो अभी क्या है कि देखो एक AG1 में है, एक AG B में है ना, एक AG1A में है, 1B में है। तो अभी क्या है, मल्टी AG में जा रहा है कि नहीं, है कि नहीं? अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, ये B को बंद कर देते हैं। अबिलिटी जोन B में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसको एक्शन स्टेट पे जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर दिए। तो मतलब इतना ही समझ सकते हैं कि अब किसी को भी सर्वर लॉन्च करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए, है ना? मेरे तरफ से बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है क्या कुछ? वही वो ब्रीदिंग का वो आ रहा है बस। अच्छा अच्छा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना कि थोड़ा वीडियो भी खराब हो जा रहा है। ये स्टॉप हो गया, अभी देखते हैं। देखो सर्वर 1, सर्वर कैलकुलेटर, देखो सर्वर 3 गायब हो गया ना, देख रहा है? सर्वर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? दिख रहा है? अभी फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी B तो डाउन हो गया, अब 2 को भी डाउन कर देते हैं, सॉरी 1 को डाउन करते हैं। ठीक है, 1 सेलेक्ट हुआ, इंस्टांस स्टेट ऑफ, स्टॉप कर दिया। मेरा आवाज़ आ रहा है ना सही से? हाँ हाँ, आ रहा। ठीक है, अभी ये स्टॉप हो गया। अभी देखते हैं, देखो अभी कितनी बार भी एक इसको रन कर रहे हैं, अभी इसी पे रहेगा। देखो अब इसी पे रह रहा है ना, सर्वर 1 सर्वर डाउन हो गया, है कि नहीं? फिर भी यूज़र को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? अभी आप इसका मॉनिटरिंग भी देख सकते हो। देखो सर्वर 1 क्या हो गया, डाउन हो गया ड्रास्टिकली, इसका डाउन हो गया।
यहाँ किसी को क्वेरी समझ में आ रहा है कैसे लोड बैलेंस करता है? अभी क्या है कि दोनों को हम अब स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखो क्लाउड वॉच में अलार्म वगैरह भी कर सकते हैं, इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। ट्रैफिक को हम लोग जैसे चाहे वैसे करके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ये डिटेल मॉनिटरिंग होता है। 5 मिनट हम लोग का एवरेज है, 3 घंटे का, 12 घंटे का, 3 दिन का, 1 वीक का। देखते हैं ना कि कब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कब कब ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए हम लोग टाइम बेस पे ये कर सकते हैं कि कब किस तरह का ट्रैफिक था, नहीं था। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन कब कैसा था। देखो अब तीनों इनिशियलाइज हो रहा है, तो अभी देखते हैं। देखो ऑफ हो गया, तीनों पे रिक्वेस्ट जा रहा है, तो यही लोड बैलेंसर है। देखो कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि भाई सर्वर को री स्टार्ट कर दो, सुनते हैं कि नहीं? प्रॉब्लम हो रहा है तो री स्टार्ट कर दो सर्वर को, है कि नहीं? तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं, कोई भी सर्वर को लेते हैं और फिर रीबूट करेंगे तो री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो कोई भी सर्वर का मुझे बैकअप लेना है, ठीक है, बोलते हैं ना बैकअप ले लो सर्वर का, टर्म सुनते हो सभी लोग या नहीं हाँ सुनते? हाँ 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 तो देखो बैकअप कैसे लेते हैं, जैसे वो जो भी सर्वर का बैकअप लेना है उस सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंस्टांस सेटिंग, वो इमेज एंड टेम्पलेट्स में शायद हो। सॉरी हाँ, क्रिएट इमेज, ठीक है, या टेम्पलेट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट इमेज भी टेम्पलेट करते हैं जब लोड ऑटो स्केलिंग वगैरह में डालना होता है, तो टेम्पलेट ले लेते हैं। अभी क्रिएट इमेज करेंगे, ठीक है। ये स्नैपशॉट टाइप का होता है क्या? स्नैपशॉट हो गया आपका जब हम लोग वॉल्यूम का सिर्फ जो वॉल्यूम रहता है ना सर्वर के साथ, सिर्फ उसका बैकअप लेते हैं तो उसको हम लोग स्नैपशॉट बोलते हैं, ठीक है। और जब मतलब कॉलिंग टर्म्स थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि एजोर में वर्चुअल मशीन का भी जो हम लोग बैकअप लेते हैं ना, उसको भी हम्म स्नैप वहाँ स्नैपशॉट बोलते हैं। सो हम्म तो प्रॉब्ली ये थोड़ा सा टर्म्स अलग है यहाँ पे। हाँ, तो स्नैपशॉट लेते हैं, यहाँ पे स्नैपशॉट बोलते हैं जब हम लोग वॉल्यूम का बैकअप लेते हैं, ठीक है। और एएमआई बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो एएमआई बोलते हैं, तो एएमआई का मतलब ये होता है कि पूरे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन प्लस वॉल्यूम का बैकअप, ठीक है। तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। बट आई थिंक पता नहीं, एक बार अच्छे से देखना कि वीएम बैकअप बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐसे। और स्नैपशॉट एज़्योर में भी पता नहीं होना तो चाहिए वॉल्यूम ही, बट एक बार टर्म देख लेना, मे बी शायद कुछ ये हो, ठीक है। तो इमेज का नेम दे देते हैं। तो ये क्या है, F3 का बैकअप है, F3 या 2 जो भी है, तो बैकअप है ना, ये दे दिया हम लोग नेम। फिर इस ये इमेज का क्या है नहीं है वो सारा चीज़ हम लोग दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो भी टैग देना है दे सकते हैं, उसके बाद क्रिएट इमेज कर देंगे। जब क्रिएट इमेज करेंगे, ठीक है, क्रिएट इमेज करेंगे तो यहाँ पे EMI में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए F3 बैकअप, ये क्या है, क्रिएट हो गया, बैकअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये बैकअप जो होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग बात किए थे ना कि डिफरेंट एजी में, या फिर मान लो कि हम लोग अ, उसको डिफरेंट रीजन में भी डिप्लॉय करना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग
ईएमआई लेते हैं, मतलब उसका बैकअप लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एप्लीकेशन है, कोड है, कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ एक ही तरह का होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग पूरे का बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। फिर देखो एक्शन लेते हैं। फिर अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें देखते हैं एडिट एएमआई परमिशन या कॉपी इमेज, कॉपी एएमआई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपी एएमआई करेंगे तो AWS रीजन दूसरे रीजन में सेंड करना होगा। जैसे मान लो कि सेम तरह का हम लोग बोले थे ना कि हमारा जो बिजनेस है इंडिया बेस है और यूएस बेस है और यूरोप बेस है, तो क्या करेंगे कि हम इसी तरह का इमेज लेकर के वहाँ वो जो भी लोकेशंस है, रीजन्स है, वहाँ पे भी ले जाके कॉपी कर देंगे, तो वहाँ पे वो चला जाएगा ये इमेज, ठीक है। और फिर जैसे मान लेते हैं अभी मुंबई में है, तो हैदराबाद दिख रहा है क्या? हाँ, हैदराबाद में ले लेते हैं, ठीक है। फिर कॉपी कर देते हैं, कॉपी इमेज। क्या हो रहा है? क्यों नहीं फाउंड कर रहा है? अभी क्रिएट नहीं हुआ है क्या? एपी साउथ वन में अब मे भी अभी नहीं हुआ है क्रिएट अच्छे से, इसलिए अभी पेंडिंग है स्टेटस। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना स्टेटस, तब जा कर के हम लोग कॉपी कर पाएंगे। तो कॉपी करने का क्या है, एक्शन में जाएंगे, कॉपी इमेज करेंगे और डिफरेंट रीजन में सेंड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और सेम में करना है। ये क्या है? यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रीजन है, रीजन में दे करके कॉपी कर देंगे। और ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक्शन, एडिट परमिशन, करेंटली प्राइवेट। अब देखिए अभी क्या है कि शेयर्ड अकाउंट मतलब क्या है कि सेम इमेज हमको किसी दूसरे अकाउंट में भेजना है। जैसे अजीत के पास एक अकाउंट है, उसके अकाउंट में सेंड करना है, तो हम लोग उसके अकाउंट का आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये सेम इमेज जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, वो उसके अकाउंट में शेयर कर देंगे और फिर जब चाहेंगे फिर वहाँ से रिमूव कर दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कि दूसरे अकाउंट में सेम इमेज को कैसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी टेस्ट कर पाए, सब कुछ कर पाए, है कि नहीं? सेम चीज़ें वो डिप्लॉय कर पाए अपने अकाउंट में, तो उसके लिए भी वो कॉन्फ़िगरेशन सब सेटिंग करके उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अदर ओयू में भी ऐड कर सकते हैं, दूसरे ओयू में सेंड कर सकते हैं, शेयर भी तो ओयू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ऑप्शन है। टैग मैनेज कर सकते हैं, डी रजिस्टर्ड ईएमआई करेंगे हटाने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को क्वेरी है तो बताओ। I am okay with that. ठीक है, अभी अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार देखते हैं कॉपी करके। अभी यहाँ पे हैदराबाद कॉपी EMI, देखो हो गया कॉपी, कॉपी इनिशिएटेड। तो यहाँ पे डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं। अभी मुंबई रीजन में है, तो हैदराबाद रीजन में जाएंगे। हैदराबाद रीजन में जाके EMI पे क्लिक करेंगे। देखो अभी हैदराबाद रीजन में है, देखो ऐप 3 बैकअप आ गया कि नहीं? हम्म अभी देखो कोई चाहता है अपने अकाउंट में तो अपना अकाउंट बताएगा, तो वहाँ पे भी हम सेंड कर सकते हैं सेम।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बैकअप और ये सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हैदराबाद में डी रजिस्टर्ड AMI, ऑल्सो डिलीट एसोसिएटेड स्नैपशॉट, इसके साथ जो वॉल्यूम है उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हट गया। अब देखो यहाँ पे हम बोले थे ना कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये भी क्रिएट होता है, वॉल्यूम भी क्रिएट हो, वॉल्यूम का भी बैकअप होता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी डिलीट करते हैं इसको भी, डी रजिस्टर AMI एसोसिएटेड स्नैपशॉट। ठीक है, इसको भी हटा दिए। अभी देखते हैं स्नैपशॉट है कि नहीं। देखो हट गया। तो जब भी हम लोग कोई रिसोर्स डिप्लॉय करेंगे ना तो फिर उसको हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब ये तीनों सर्वर है तो कैसे हम लोग सब कुछ डिलीट करेंगे, तो टारगेट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे एक्शन पे जा करके डिलीट करेंगे। डिलीट, अभी ये यूज में है, नहीं होगा तो पहले लोड बैलेंसर को डिलीट करेंगे। इस पे आएंगे, डिलीट लोड बैलेंसर, यहाँ पे कंफर्म कंफर्म करके डिलीट करेंगे। तो जब आपका लैब परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप टारगेट ग्रुप में आके डिलीट, अभी भी यूज में है। अभी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो और फिर अब इंस्टांस पे आएंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट पे जाएंगे, टर्मिनेट, तीनों हैं टर्मिनेट। तो जब भी आपका लैब हो जाएगा तो इसको ज़रूर से ही टर्मिनेट कर दो या फिर स्टॉप कर दो। ठीक है, यदि आपको फर्दर यूज़ करना है तो स्टॉप करके रख सकते हो, और स्टॉप करके भी रखोगे तो वॉल्यूम का लगता है पर 10 GB 1 मंथ का $1 लगता है। तो आपके पास क्रेडिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और टर्मिनेट कर दोगे तो फिर बाद में ये कर सकते हो। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है।